हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से, जो कि हमारा दूसरा पेपर है, रोमन सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एवं इसके पतन के कारण लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन सभ्यता विश्व सभ्यता में अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस सभ्यता का ईसा पूर्व में इसकी स्थापना से लेकर सतत विकास ने इसकी महानता की पृष्ठभूमि निर्मित की। 900 ईसा पूर्व में रोम में एट्रस्कन जाति के लोग थे जो बाहर से आकर बसे थे। इन्होंने अपने परिश्रम से व्यापार व्यवसाय में वृद्धि की तथा अपनी संस्कृति का अन्य देशों की संस्कृति के साथ समन्वय कर एक सुंदर रोम का निर्माण किया। इस काल पर एट्रस्कन जाति का विशेष प्रभाव था, जो कि हम इसके सामाजिक और आर्थिक स्वरूप के अध्ययन में विस्तृत रूप से करते हैं, जो कि निम्न है। पहला, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंतर्गत पहला पॉइंट है सामाजिक वर्गीकरण। समाज में मूलतः दो वर्ग थे। एक शासक वर्ग था जो पैट्रिशियन तथा दूसरा शासित वर्ग था जो प्लीबियन कहलाता था। शासक वर्ग का संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अधिकार था तथा ये लोग काफी संपन्न थे, जबकि दूसरी ओर शासित वर्ग काफी गरीब थे तथा इनका जीवन अत्यंत ही कष्टमय था। इस शोषित वर्ग को दास के रूप में कार्य करना पड़ता था। अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानने पर इन्हें भूखे शेरों के बीच छोड़ दिया जाता था। शासक वर्ग शोषित वर्ग का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से शोषण करते थे। शासक वर्ग शोषित वर्ग को पूर्णतया दास के रूप में कार्य लेते थे। इस प्रकार समाज में बहुसंख्यक जनता दास के रूप में अपना जीवन निर्वाह करने को मजबूर थी। दूसरा है पारिवारिक संगठन। रोमन साम्राज्य की इकाई परिवार थी। वृद्ध एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों की आज्ञा पालन परिवार के सभी सदस्य सहर्ष करते थे। परिवार का प्रधान पिता होता था तथा वह परिवार का सर्वोसर्वा होता था। परिवार में तलाक देने की प्रथा भी थी। तीसरा, स्त्रियों की दशा। परिवार में स्त्रियों को महत्व दिया जाता था। घरेलू मामलों में उनके परामर्श को भी माना जाता था, लेकिन बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि के कारण स्त्रियों का सम्मान इस काल में जाता रहा। धनी व्यक्ति 6 से 7 विवाह करते थे। वे आसानी से तलाक भी ले लेते थे और दूसरा विवाह कर लेते थे। इस युग में स्त्री को जननी की अपेक्षा कामिनी के रूप में देखा जाता था। आगे चलकर स्त्रियों की स्थिति निरंतर कमजोर होती चल गई। चौथा है मनोरंजन एवं भोग विलास। इस काल में मनोरंजन हेतु नृत्य, सर्कस, जानवरों की लड़ाई, रथ दौड़, ग्लैडिएटर प्रतियोगिता आदि प्रचलित थे। रोमन द्वंद्व युद्ध कराते थे जिसमें भाग लेने वाले योद्धा ग्लैडिएटर कहलाते थे। ये गुलाम या फिर घृणित अपराधी होते थे। इस खेल का आयोजन एक घिरे स्थान पर होता था जो कोलोसियम कहलाता था। इस कोलोसियम में योद्धाओं को छोड़ दिया जाता था। ये एक दूसरे के खून के प्यासे की भांति युद्ध लड़ते थे। इसी तरह से रोमवासी अपना मनोरंजन करते थे। इस तरह के युद्ध को देखने के लिए बहुत से लोग वहां एकत्र होते थे। रोमनों में भोग विलास भी कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन यह केवल शासक वर्ग के लोगों के लिए था। ये अपने ऐशो आराम के लिए काफी धन खर्च करते थे। वे जनता की भलाई का पैसा अपने ऐश्वर्य में खर्च करते थे। ये विदेशों से भौतिक सामग्रियों की खरीद करते थे, जबकि जनता अकाल या अन्य आपदाओं से ग्रसित रहती थी। तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब हम इनके आर्थिक जीवन को देखें, जिसमें पहला है कृषि। रोम की भूमि काफी उर्वर थी। इस कारण यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही था। ये लोग अनाज, दलहन, फल, सब्जी आदि की खेती करते थे। इनकी कृषि व्यवस्था परंपरागत तकनीक पर ही आधारित थी। रोम की आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा कृषि पर आश्रित था। दरअसल शासकों द्वारा कृषि के विकास हेतु ध्यान नहीं दिया गया था, जिस कारण कृषि की अवस्था काफी दयनीय बनी हुई थी।
इनके खेत छोटे होते थे, लेकिन गरीबी एवं अकाल के कारण इन्होंने अपनी जमीन धनिकों को बेच दिया था। ये धनी लोग ने गरीब किसानों की जमीन खरीदकर एक विशाल फर्म स्थापित किया और उन्हीं किसानों से खेती करवाने लगे। इस कारण किसानों ने कृषि कार्य में रुचि लेना बंद कर दिया, जिससे कृषि की अवनति हुई। दूसरा है वाणिज्य व्यापार। रोमन सम्राटों ने वाणिज्य व्यापार के विकास पर विशेष ध्यान दिया। इस कारण रोम एक कुशल व्यापारिक राज्य बना। इस दौर के व्यापार के विकास ने सैकड़ों शहर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ये शहर व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इनका व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। पूरे रोम में सड़कों का जाल बिछा दिया गया था। साथ ही साथ नाविक व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। इनके व्यापार की मुख्य वस्तुएं भोग विलास की सामग्री थी। ये लोग बर्तन, शराब, जैतून, खनिज आदि का निर्यात करते थे। बदले में ये लोग रंग, इत्र, बहुमूल्य पत्थर, रेशम, मसाले, मोती आदि का आयात करते थे। तीसरा है उद्योगों का विकास। व्यापार के विकास से रोम में कई तरह के उद्योगों का भी विकास हुआ। सड़कों एवं बंदरगाहों के निर्माण हेतु कई कारीगरों की आवश्यकता हुई तथा इससे संबंधित उद्योगों को विकसित किया गया। धातु, लोहे, चमड़े आदि से संबंधित उद्योग स्थापित किए गए। धातुओं के लिए वृहद पैमाने में उद्योग स्थापित किए गए। आर्थिक गतिविधियां व्यक्तिगत आधार पर दस्तकारों और व्यापारियों के हाथों के बजाय उनके संघों अथवा श्रेणियों के हाथों में रही और इन संघों को राजाश्रय मिलता रहा, जिससे उद्योगों का भी काफी विकास हुआ। चौथा है पशुपालन। कृषि एवं निजी कारणों से रोमनवासी पशुपालन भी करते थे। वे घोड़े, गधे और बकरे पालते थे। मांस के लिए सुअर और मुर्गी भी रखते थे। बोझा ढोने के लिए गाय, बैल, गधे आदि का इस्तेमाल होता था। अब हम रोमन सभ्यता के पतन को देखें तो रोमन शासकों ने साम्राज्यवादी नीति के तहत साम्राज्य की सीमा का काफी विस्तार कर दिया था, लेकिन इस विस्तार साम्राज्य के कुशल प्रशासन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण रोम की आंतरिक दशा निरंतर बिगड़ती चली गई। वर्ग संघर्ष दूसरे रूप पे उठ खड़ा हुआ। किसानों की दिशा बहुत खराब हो गई। बाहरी युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उनकी भूमि उनके हाथों से निकल गई। लौटने के बाद मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के कारण उनका मन अब खेती में नहीं लगा। लूट का माल भी उन्हें नहीं मिला था। साम्राज्य विस्तार से प्राप्त धन सीनेट के सदस्य और उनके संबंधियों को ही प्राप्त हुआ था। इस प्रकार साम्राज्य विस्तार ने संपन्न कुलीनों की संपन्नता को बढ़ा दिया। दूसरी ओर साधारण जनता और दरिद्र होती गई। इस कारण दोनों वर्गों में पारस्परिक वैमनस्य प्रारंभ हुआ। रोम के धनी नागरिकों ने दास काफी संपत्ति थी। रोम के धनी नागरिकों के पास काफी संपत्ति थी तथा बहुत अधिक संख्या में दास होते थे। गुलामों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस कारण धनी नागरिक अत्यंत विलासिता का जीवन बिताते थे। रोम के किसानों द्वारा उपजाया हुआ अनाज कम दाम पर बिकता था, क्योंकि साम्राज्य के विभिन्न भागों से अनाज लाकर सस्ते दामों पर बेचा जाता था। साम्राज्य की रक्षा के लिए एक स्थायी एवं सुसंगठित सेना की आवश्यकता थी। रोमन कानून के अनुसार जमीन वाले किसान ही सैनिक हो सकते थे, पर अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी जिनके पास जमीन हो। कुछ किसानों की जमीन साम्राज्य विस्तार संबंधी युद्धों के समय ही उनके हाथों से निकल गई थी। बहुत से किसानों ने गरीबी के कारण अपनी जमीन जमींदारों के हाथों बेचती थी। अब रोम में भूमिहीन मजदूरों एवं गुलामों की संख्या अधिक थी। इन अवस्थाओं ने विशाल रोम साम्राज्य के अस्तित्व को कायम रख पाने की स्थिति को असंभव बना दिया। साम्राज्य के नागरिकों की साम्राज्य के शासकों के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई। गरीबी अपने चरम अवस्था पर पहुंच गई। गुलामों एवं भूमिहीन कृषकों की समस्या भी काफी उग्र रूप
धारण कर चुकी थी। साम्राज्य के विघटन को रोकने के कुछ प्रयास अवश्य किए गए, लेकिन वे सभी असफल सिद्ध हुए और धीरे धीरे साम्राज्य का विभाजन हो गया। इस प्रकार हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।